हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे अपने इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर के बारे में, जो है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की ख़ास बात ये होती है कि समय के साथ डेवलपमेंट का मतलब बदलता रहता है। देश की आज़ादी के बाद ही डेवलपमेंट का मीनिंग हमेशा से बदलता रहा है। तो जानते हैं डेवलपमेंट के मीनिंग के बारे में। डेवलपमेंट अप्लाइज टू ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। किसी कंट्री का जो ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है उसे हम कहते हैं डेवलपमेंट। जैसे कि फ्रीडम किसी कंट्री के वहाँ के रहने वाले लोगों के पास हो, वहाँ के लोगों के पास इकोनॉमिक इक्वालिटी हो, सबके पास बराबर से पैसा हो, ऑलमोस्ट इक्वल मनी हो, सुरक्षा हो उनके पास, लाइफ वो सम्मान से जीते हों और स्टैंडर्ड लिविंग जीते हों, जहाँ पर उनके पास सारी बेसिक फैसिलिटीज़ हो। लेकिन क्या होता है, डेवलपमेंट जो होता है उसकी दूसरी ख़ास बात यह है कि डेवलपमेंट हो सकता है किसी एक के लिए हो, लेकिन दूसरे के लिए वही डेवलपमेंट ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते हैं कि नदियों पर ढेर सारे डैम्स बने और उनसे उनको खूब सारी बिजली मिले, जिससे उनकी इंडस्ट्रीज़ हमेशा चलती रहे। लेकिन जब डैम्स बनते हैं तो वहाँ पर रहने वाले आसपास लोगों को उनके घरों से दूर कर दिया जाता है, उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है। आसपास के जो एरियाज़ होते हैं वो भी पानी में डूब जाते हैं जब डैम्स बनाए जाते हैं। टोटल पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम जो है नदी का पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। उसमें रहने वाली जो हमारी लाइफ है, बायोलॉजिकल लाइफ है, उसको भी काफ़ी दिक्कत होती है और हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस भी है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ है उससे डैम से तो उनको फ़ायदा है, लेकिन और भी लोगों को डैम के बनने से फ़ायदा नहीं है। तो इंडस्ट्रीज़ के लिए जो चीज़ डेवलपमेंट है, लेकिन वहाँ पर रहने वाले आसपास लोगों के लिए, एनवायरनमेंट के लिए वो डेवलपमेंट नहीं है। तो डेवलपमेंट की खास बात यह है कि एक को वो खुश कर सकता है, दूसरे को हो सकता है वो नाराज़ कर दे। तो देखते हैं इनकम और अदर गोल्स, जिसके लिए हम क्या करते हैं। इनकम हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमेशा से हमारे पास जो इनकम है वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है, क्योंकि इनकम इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑन द प्लैनेट क्योंकि वो हमें देता है सिक्योरिटी, हमको देता है वो फ्रीडम, इक्वल ट्रीटमेंट, एजुकेशन, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, जॉब एंड पीस एंड पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। ये सभी चीज़ें जो है हमें प्रोवाइड कर सकता है। तो जब हम बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट की, देश के डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हो सकता है डेवलपमेंट जो देश का हो वो सबके लिए अलग अलग हो। कोई कहता है कि नेशनल डेवलपमेंट मेरे लिए वो है जो सबके लिए जॉब हो। कोई कहता है, किसान कहता है कि हमारे लिए तो डेवलपमेंट वो है जब सभी फार्मर्स फ्लरिश्ड हों, हैप्पी हों, वो खुशहाल हों, तो हम डेवलपमेंट मानेंगे। तो डेवलपमेंट का मीनिंग अलग अलग होता है, लेकिन डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट की जब बात आती है तो वहाँ पर नेशनल डेवलपमेंट वही उसी को प्रायोरिटी दी जाती है जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स का क्या हो, डेवलपमेंट हो सके। किसी एक या कुछ लोगों के लिए हम कुछ ऐसा काम करें और डेवलपमेंट माना जाए, ऐसा नहीं होता है। नेशनल डेवलपमेंट में क्या होता है, उसी को प्रायोरिटी दी जाती है जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को बेनिफिट हो। कंपेयर करेंगे दूसरी कंट्रीज़ के साथ कि हमारा डेवलपमेंट उनके कंपैरिजन में कैसा है। तो सबसे पहला कंपैरिजन का जो क्राइटेरिया है वो हम करेंगे नेशनल इनकम के थ्रू। नेशनल इनकम जो है वो कंट्रीज़ की, किसी का कंट्रीज़ की हायर या किसी कंट्री के लो हो सकती है। जिनकी कंट्रीज़ की इनकम, टोटल इनकम हाई होती है उसको हम डेवलप्ड कंट्री मानते हैं। जैसे कि एग्जांपल में यूएसए, यूके एंड जापान, ये हाई टोटल इनकम वाली कंट्रीज़ हैं जिनकी टोटल इनकम जो होती है और हाई होती है। लेकिन दिक्कत क्या है, हमारी जो नेशनल इनकम है वो डिस्पैरिटी को हाइड करती है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है और सभी पॉपुलेशन की इनकम बराबर नहीं होती है। तो टोटल इनकम आने से सभी लोगों की पॉपुलेशन की, सबकी इनकम पता नहीं चल पाती है कि सभी खुश हैं या नहीं हैं। दूसरा तरीका हमारे पास कंपेयर करने का है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम में क्या करते हैं हम लोग कि हम यहाँ के टोटल इनकम को वहाँ के रहने वाले टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। इससे हमारी एवरेज इनकम निकल आती है, जिससे एक आइडिया लग जाता है कि टोटल वहाँ के जितने भी रहने वाले लोग हैं उनकी लगभग इनकम कितनी होगी। लेकिन इससे क्या है कि जब किसी भी पर्सन की ज़्यादा इनकम हो जाती है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा कमाने वाले हैं, तो क्या होता है, एवरेज इनकम भी पर पर्सन ज़्यादा आने लगती है, जिससे वहाँ के सभी लोगों की इनकम की एग्जैक्ट आइडिया नहीं लग पाता है। तो इस कंपैरिजन में भी
इतना दम नहीं रहा। वर्ल्ड बैंक ने भी क्या किया, कंपेयर करना शुरू कर दिया कंट्रीज़ को कि वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या वो कैसी कंट्रीज़ हैं, उसको कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग क्या होता है, पर कैपिटा इनकम जिसकी 12,056 अमेरिकन डॉलर होगी या उससे ज़्यादा होगी तो उसको हम रिच कंट्रीज़ मानेंगे। या पर कैपिटा इनकम किसी कंट्री की $955 होगी तो क्या माना जाएगा, वो लो इनकम कंट्रीज़ माना जाएगा, पुअर कंट्री माना जाएगा। लेकिन हमारा देश महान, हमारी कंट्री में क्या होता है कि 2017 में देखा गया कि 1820 US डॉलर हमारी पर कैपिटा इनकम रही, जो कि ना लो इनकम कंट्रीज़ में आता है ना वो हाई इनकम कंट्रीज़ में आता है। तो इसको बोला गया लो मिडल इनकम कंट्री। हमारे पास और भी क्राइटेरिया है जिससे हम अपने कंट्री को, अपने स्टेट को दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। सिर्फ इनकम ही नहीं है, इनकम से सिर्फ हम कंपेयर नहीं करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है महाराष्ट्र, केरला, बिहार को हमने अलग अलग क्राइटेरिया पर कंपेयर किया है, जिसमें से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसमें क्या होता है किसी पर्टिकुलर जगह में 100 बर्थ किसी बच्चों ने लिया है, 100 बर्थ बच्चों ने लिया है, उसमें से कितने बच्चे 1 साल के बाद लिविंग है, जिंदा हैं, उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। लिटरेसी रेट से भी कंपेयर करेंगे कि वहाँ पर 7 साल से ज़्यादा लोग, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़ना लिखना जानते हैं कम से कम एक भाषा में, उसको बोलेंगे लिटरेसी रेट। नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब होता है कि वहाँ के जो कम से कम 14 to 15 ईयर्स के एज ग्रुप वाले लोग हैं, वो कितने बच्चे स्कूल आकर स्कूल को अटेंड करते हैं, कितने बच्चे स्कूल में एनरोल्ड हैं। तो बात करेंगे अगर जो महाराष्ट्र की, केरला की और बिहार कंपेयर करें तो हम पाते हैं कि जो महाराष्ट्र है वो क्या है, पर कैपिटा इनकम हाई है उसकी। सबसे ज़्यादा कंपैरिजन करेंगे तो महाराष्ट्र का सबसे हाई है। हमारे महाराष्ट्र, केरला, बिहार में सबसे हाई पर कैपिटा इनकम किसी की है तो महाराष्ट्र की, बिहार की सबसे कम है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में बात करेंगे तो हाईएस्ट है बिहार की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब कि वहाँ पर बच्चों की जो मृत्यु दर है, वहाँ पर जो बच्चे के मरने की जो नंबर है वो ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा कम है, लोवेस्ट है केरला में, मतलब वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। लिटरेसी रेट की बात करें तो केरला की सबसे हाई लिटरेसी रेट है, वहाँ के लगभग 90% से अबव लोग पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन बिहार की हालत अभी भी ख़राब है, बिहार की अभी भी लोग वहाँ पर इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। अगर जो बात करेंगे नेट अटेंडेंस रेशियो में, कितने बच्चे वहाँ पर जो 14 to 15 ईयर्स के एज ग्रुप के हैं या उनसे ज़्यादा एज ग्रुप के हैं कि वहाँ पर स्कूल को अटेंड करते हैं, तो हाईएस्ट है केरला का, क्योंकि वहाँ का लिटरेसी रेट भी हाई है। लोवेस्ट है बिहार का लिटरेसी रेट, वहाँ पे ज़्यादा लोग पढ़ाई लिखाई नहीं पसंद करते हैं या उसकी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो हम ये जान पाते हैं कि हमारे लिए सिर्फ इनकम ही बेसिक फैसिलिटीज़, हमारे लिए इनकम ही सब कुछ अच्छा नहीं है, हमारे लिए और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं लाइफ में जिसको हमें ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि हमारे पास है क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी अच्छी होनी चाहिए, अदर बेसिक फैसिलिटीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, और भी हमारी लाइफ का स्टैंडर्ड कैसा है, ये सब चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, सिर्फ इनकम ही इम्पोर्टेंट नहीं है। जब बात करते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ की, तो पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है हमारे हर स्टेट में अलग अलग है, हर कंट्री से पब्लिक फैसिलिटीज़ अलग अलग होती हैं। पब्लिक फैसिलिटीज़ भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि हमारी लाइफ को ये ईजी करती है, कंफर्टेबल करती हैं। तो अगर बात करते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ तो स्कूल हो गया, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हमारी जो हो गई, हमारे गुड एजुकेशन हो गया, हाइजीनिक कंडीशन हो गई, ये सब हमारी जो हैं वो पब्लिक फैसिलिटीज़ में आती हैं। तो इनकम जो होती है, जब हम बात करते हैं इनकम की, पैसे की, तो सिर्फ इनकम ही ये सब चीज़ों को ख़रीद नहीं सकती है। इनकम जो सब चीज़ों को ख़रीद नहीं सकती है, क्योंकि इनकम हमको पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं दे सकती है, हमें कोई ऐसा खाना खरीद कर नहीं दे सकती जिसमें मिलावट ना हो। यह कह सकते हैं कि हमें कोई बीमारियों से बचा नहीं सकती है। किसी पर्सन के पास बहुत सारा पैसा, इसका मतलब ये नहीं कि उसको बीमारी नहीं होगी, उसे बीमारियाँ हो सकती हैं। तो इनकम जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। अगर बात करेंगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में, जगह पर जो पुअर पीपल्स होते हैं उन्हें हम खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाय द गवर्नमेंट। तो तमिलनाडु की बात करें तो 75% पीपल जो है वहाँ के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का इस्तेमाल कर 75% लोग जो है अपना फूड
ऑब्टेन कर लेते हैं। लेकिन झारखंड में 8% पीपल जो हैं वो राशन शॉप का इस्तेमाल कर पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए नॉलेज भी इम्पॉर्टेंट है कि हमें कौन सी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट से मिलती हैं। न्यूट्रिशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। न्यूट्रिशन भी एक हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है अदर देन इनकम। इनकम हमने देखा, पब्लिक फैसिलिटीज़ देख ली, न्यूट्रिशन भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बॉडी मास इंडेक्स एक हमारा इंटरनेशनल या कह सकते हैं सभी जगह माना जाने वाला एक हमारा पैरामीटर है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, हम पता करते हैं कि एडल्ट हमारा जो भी पर्सन है वो नरिश्ड है या अंडर नरिश्ड है, मतलब कि उसको न्यूट्रिशन की कमी तो नहीं हुई है या हो गई है। तो जब हमारा जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स है, वो 18.5 से कम आता है, इसका मतलब अंडर वेट है। 18.5 to 24.9 आता है तो इसका मतलब वो नॉर्मल उसका बॉडी मास इंडेक्स है। 25 to 29.9 मीन्स ओवर वेट है वो। 30 to 34.9 मीन्स वो ओबेज है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटा है। एक्सट्रीमली ओबेज मतलब हद से ज़्यादा वो मोटा है, इसका मतलब 35 से ऊपर बॉडी मास इंडेक्स आता है। तो बॉडी मास इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो बहुत आसान है हमारा बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करना। वेट को हम केजीज़ में कैलकुलेट कर लेते हैं बाय वेइंग मशीन, और हाइट का हम मीटर में कैलकुलेट करते हैं और उसको स्क्वायर करके हम वेट को डिवाइड कर देते हैं हाइट को। ये से हमारा बॉडी मास इंडेक्स निकल आता है। लेकिन ये ग्रोइंग चिल्ड्रंस पे एप्लीकेबल नहीं होता है। जो टीन एजर्स होते हैं 18-19 एज जो हमारे होते हैं, इन पे एप्लीकेबल नहीं होता है क्योंकि ये ग्रोइंग चिल्ड्रंस होते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम जब कंट्रीज़ को भी कंपेयर कर सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो पब्लिश करता है UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो हमें है और क्लियर आइडिया देता है कि हमारी कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो डेवलप्ड हैं, कौन सी कंट्रीज़ डेवलप नहीं हैं। तो एक बहुत ही एक अच्छा क्राइटेरिया डेवलपमेंट का रहता है फ्रॉम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो रिपोर्ट कंपेयर करती है कंट्रीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ 3 क्राइटेरिया। 3 क्राइटेरिया पे वो जज करती है कंट्रीज़ को और बताती है कि वो डेवलप्ड है या वो डेवलप्ड नहीं है। पहला है लिविंग स्टैंडर्ड, मतलब उनका पर कैपिटा इनकम कैसी है, वो किस तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं, क्या उनका लिविंग स्टैंडर्ड है। हेल्थ का स्टेटस कैसा है, मतलब वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, डेथ रेशियो है ना, बर्थ रेशियो, ये सब चीज़ें हेल्थ स्टेटस में SDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देखती है। एजुकेशनल लेवल की बात भी वहाँ पर देखी जाती है। जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को देखते हैं तो उसमें लिटरेसी रेट, एनरोलमेंट रेशियो का भी ध्यान दिया जाता है। तब जाकर ह्यूमन डेवलपमेंट जो होती है वो एक रिपोर्ट पब्लिश करती है। इंडिया की जो रैंक है वो 129 थी आउट ऑफ 189 कंट्रीज़ इन 2019, लेकिन पिछले साल 130th पोजीशन पे थी, जो कि हमारी एक अच्छी पोजीशन नहीं है। अगर बात करें हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ की, तो हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो 5150 है। और बात करते हैं अगर श्रीलंका की, तो वो मच बेटर है हमारे पर कैपिटा इनकम के केस में। लेकिन अगर जो हम बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे 66 है, तो श्रीलंका के 74.3, मतलब श्रीलंका हमसे मच बेटर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब कि जब हमारी बर्थ होती है तो बच्चा कितने साल जिएगा ये एक उम्मीद लगाते हैं, तो 66.6 एज तक ही हम सोच रहे हैं। बाकी श्रीलंका में 74.3, मतलब कि लाइफ कैसी कितनी जिएगा डिपेंड करता है कि लाइफ में कितनी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। 62.8 इंडिया की हमारी लिटरेसी रेट है, श्रीलंका की 91.2 है, मतलब हमें पढ़े लिखे लोग भी ज़्यादा हैं हमसे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग 73 पोजीशन है श्रीलंका की आउट ऑफ 189 कंट्रीज़, लेकिन हमारी पोजीशन 135 है अकॉर्डिंग टू 2013 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो हमने देखा कि हमारे पास जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री की क्या पोजीशन है डेवलपमेंट के लिए। बट हमारी जो सबसे लार्जेस्ट स्टेट हमारी है इन इंडिया, उत्तर प्रदेश है। यहाँ की अगर हम बात करें एजुकेशनल अचीवमेंट की, तो लिटरेसी रेट जो हमारे यहाँ की है वो 52% मेल की है, 19% फीमेल की है। बट अगर जो हम बात करें 13 to 14 ईयर्स की एज की, तो 68% जो मेल हैं वो यहाँ पर एजुकेशन को ऑब्टेन करते हैं। फीमेल से 39% जो हैं वो 10 to 14 ईयर्स की एज में एजुकेशन को ले पाती हैं। अगर बात कर रहे हैं
गांव के बच्चों की, गांव के जो बच्चे हैं उनकी क्या है 10 to 14 ईयर्स की एज के देखें तो 64% वहाँ की परसेंटेज है कि बच्चे स्कूल जाते हैं। फीमेल में बात करेंगे तो 31% हमारे वहाँ के बच्चे जो बच्चियाँ हैं वो स्कूल अटेंड करती हैं। तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी रेट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की अगर बात करें तो हम टोटली डिपेंड करते हैं नेचर पे। नेचर से ही सभी चीज़ों को हम ऑब्टेन करते हैं। सारा डेवलपमेंट हम नेचर के बदौलत ही करते हैं। तो इससे क्या होता है, नेचर को भी नुकसान होता है। हम नेचर की नुकसान करके, मतलब नेचर के कीमत पर हम अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं लगातार। ऐसा कर देंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि हमारा नेचर जो है वो पूरी तरीके से हमें डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि हम नेचर को डिस्ट्रॉय करेंगे तो नेचर भी हमें डिस्ट्रॉय कर देगी। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो हमारा वाटर है, एयर पॉल्यूशन है, वो हमारी लाइफ को कॉन्टिन्यूसली अफेक्ट करता है। हम नेचर को पॉल्यूट करते हैं, नेचर हमारी लाइफ को भी पॉल्यूट कर सकती है। हमारी फ्यूचर जनरेशन जो आने वाली है वो भी इससे हार्म होगी। हमारी फ्यूचर जनरेशन जो आने वाली है उसको भी इससे काफ़ी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। तो हमें करना क्या है कि इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन जो है वो सिर्फ एक एरिया तक कन्फाइंड नहीं रहता है। वो आज हमारे पास है पॉल्यूशन, कल हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में जाएगा, कल को पूरी दुनिया में ये पॉल्यूशन फैल जाएगा और ये पूरे वर्ल्ड फिर रहने लायक नहीं रहेगा। तो हमें इसे सुंदर और हमेशा रहने लायक बनाए रखना है। तो हमें उस नेचर से चीज़ों को लेना तो है, लेकिन उतनी ही जितनी हमें रिक्वायरमेंट है। हमारी अर्थ हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, लेकिन हमारे लालच को कभी नहीं पूरा कर सकती। कुछ एग्जांपल्स जो हैं जिससे हम देख रहे हैं हमारे चारों तरफ, जिसका डिग्रेडेशन हो रहा है हमारे नेचर का, किस तरह से हो रहा है, जहाँ हम रोक सकते हैं। ग्राउंड वाटर के लेवल पर हमारा इंडिया का 40% जो हमारा ग्राउंड वाटर रिसोर्स है वो डिक्रीज़ हो चुका है। हमारा लगातार जो ग्राउंड वाटर है वो लगातार घटता जा रहा है, क्योंकि हम अब ट्यूबवेल, बोरवेल के थ्रू पानी को ग्राउंड लेवल से इसको लगातार निकालते चले जा रहे हैं, लेकिन रिचार्ज नहीं करते हैं। मतलब कि पानी जो है सिर्फ ज़मीन से निकाल रहे हैं, लेकिन ज़मीन में पानी को भेज नहीं रहे हैं। दूसरा जो हमारा है वो नेचुरल रिसोर्स जो हमारे लगातार हम नेचर से डगअप करते हैं। सारा नेचुरल रिसोर्स हम धरती से, खनिज पदार्थ जितना सब है वो हम ऑब्टेन कर लेते हैं, लेकिन उसको बनने में करोड़ों साल लगते हैं। तो वर्ल्ड एनर्जी रिव्यू के अकॉर्डिंग रिज़र्व ऑफ क्रूड ऑयल जो है वर्ल्ड में से 50 साल तक रहने वाला है। उसके बाद ये सब ख़त्म हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे? इसके लिए हमारी ये सोच होनी चाहिए कि हमें धरती जो है वो हमारे पूर्वजों से नहीं मिली है, बल्कि हमने ये धरती हमारे आने वाले जनरेशन से उधार पे ली है। ये सोच रखेंगे तो क्या होगा, हम इस धरती को संभाल कर आने वाली जनरेशन को उनके रहने लायक जगह के रूप में उनको हम सौंप पाएंगे। सो वी हैव नॉट इनहेरिटेड द अर्थ फ्रॉम आवर forefathers, we have borrowed it from our children.